हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी ख़त्म हो चुका है। और अपने आज के क्लास में हम एक नया टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है बोर्ड्स में और हमारा जितना भी कॉम्पिटिटिव हो गया उसमें जो मेन पोर्शन इस सॉल्यूशन चैप्टर का आता है वो हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर ही आता है, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर के रिलेटेड ही आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला चीज़ है, हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इट डिपेंड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ओके विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो भी हमारा सॉल्यूट का पार्टिकल्स है कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसके ऊपर ही ये जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अभी एक चीज़ देखो, हमने कोई एक सॉल्यूट लिया और उससे सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, देखो जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, और उसको हमने वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो ये जब वाटर में ऐड करके हम सॉल्यूशन बनाए तभी भी वो C6H12O6 फॉर्म में ही प्रेजेंट है। इसमें जो मॉलिक्यूल जो है वो आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ये क्या है, ये है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में कन्वर्ट नहीं होता या फिर हमारा एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नॉट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो जिस मीडियम में जिसका जो भी सॉल्वेंट है उस मीडियम में उससे आयन में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो अपने सॉल्यूशन में, अपने सॉल्वेंट में आयन में कन्वर्ट नहीं होता। ओके, देखो अभी हमने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया है और जब हमने सॉल्यूशन बना दिया उसके बाद भी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। ओके, तो हमारा जो नंबर ऑफ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका, ये जो ग्लूकोज हो गया, जैसे हमारा ग्लूकोज हुआ, यूरिया, सुक्रोज जो जिसको हमने कैन शुगर हम बोल रहे थे, सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इन्हीं को लेके हमने ही अपना क्या न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। तो ये भी जितने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जब भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अपना सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, वो एज सच रहते हैं, आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। ओके, अच्छा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने MgCl2 लिया। ठीक है, और उसको जब हम वाटर मीडियम में लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब उसको अगर एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो क्या करता है, अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या देगा यहाँ पे Mg+2 Cl-। ओके, देखो ये था हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड लिया। ठीक है, तो जब वो 1 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हुआ तब क्या हुआ, तब वो 1 मैग्नीशियम आयन 2 फ्लोराइड आयन, मतलब टोटल अभी 3 आयन दिया है। कहाँ पे दिया है? 3 आयन्स दिया है। कहाँ पे? अपने एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब जैसे हम स्टार्टिंग से एज्यूम करके चल रहे थे, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितना नंबर ऑफ आयन्स थे या जितना नंबर ऑफ मोल्स थे उसी को हमने डायरेक्ट पुट करके सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला था, वो सारे केस में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन से केस में एप्लीकेबल होगा? जिस केस में बिफोर हम जब सॉल्यूशन में क्या वो सॉल्यूट को डालेंगे
उस टाइम में उसका नंबर ऑफ मोल जितना था सॉल्यूशन में क्या डिसॉल्व होने के बाद भी अगर उसका नंबर ऑफ मोल उतना ही रह रहा है तभी जाके हम वो सारे फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन से केस में है? वो है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं अभी क्या हो रहा है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने यहाँ पे लिया था 1 मॉलिक्यूल, अब या फिर कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है तो वो अभी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन ले रहा है, मतलब टोटल 3 मोल्स ऑफ आयन जो है वो हमें सोल्यूशन में मिल रहा है। हमने लिया क्या था? हमने लिया था 1 मोल, अभी मिला कितना है सोल्यूशन में? 3 मोल। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जो हमारा प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि नंबर जो है वो अभी डिफर कर रहा है, क्या पहले हमने 1 लिया था, यहाँ पे 3 नंबर का आ रहा है, तो इस केस में हमारा जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों अभी डिफर करने लगे हैं। ठीक है, किसके केस में? इलेक्ट्रोलाइट के केस में। यहाँ पे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कब तक सेम आएगा? जब तक हमारे ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट के केस में, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है वो दोनों के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हमारा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आया समझ में सबको? हाँ, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? तो ये यहाँ तक समझ गए अच्छे से? इसका मतलब ये है कि अभी हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए किसका? इलेक्ट्रोलाइट का हमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। ठीक है, वो टर्म का नाम है वेंटर फैक्टर, और ये जो वेंटर फैक्टर है वो है हमारा, उसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल आई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ moles before association or dissociation, so number of moles after association or dissociation divided by total number of moles before एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, फॉर्मूला लिखो फिर इसको मिटा देंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स जो लिख रहे हैं ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, दोनों केस में सॉल्यूट ही लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हो गया? तो मिटाते हैं। देखो यहाँ पे हमने और एक चीज के बारे में बात किया, वो क्या है? जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेंटर फैक्टर, उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट का बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो है ये डिसोसिएशन क्या है, ये एसोसिएशन क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके करते हैं तो फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिसोसिएशन का मतलब है कि हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है तो वो स्प्लिट हो जा रहा है, वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ आयन है वो फर्निश कर रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे हमने वहाँ पे MgCl2 का लिया था, यहाँ पे भी ले लेते हैं। MgCl2 गिव्स क्या होगा? Mg+2 + 2Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे जो I का वैल्यू आएगा, I का वैल्यू मतलब वेंटर फैक्टर का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पे तो डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? यहाँ पे 1 है मोल, यहाँ पे 2 है, टोटल कितना हुआ? 3 डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट बिफोर डिसोसिएशन, मतलब हमने स्टार्टिंग में कितना नंबर ऑफ मोल लिया है, स्टार्टिंग में कितना है, यहाँ पे 1 है, 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो वेंटो फैक्टर है मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसका वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, और एग्जांपल्स लेते हैं, ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वही कॉमन वाला लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो क्या देता है, Na+ प्लस Cl-। ओके, so I equal to total number of moles of the solute after dissociation। आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है, Na+ का 1 मोल, Cl- का 1 मोल, टोटल हो गया हमारा 2 मोल्स। 2 डिवाइडेड बाय, बिफोर डिसोसिएशन हमने NaCl लिया था, कितना लिया है, कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल लिया है, 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, और भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, Al+3 + 3 Cl-, यहाँ पे I कितना होगा, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 + 3 4 बाय बिफोर डिसोसिएशन 1 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, Al2SO4O3, वो क्या देता है, 2 मोल्स ऑफ Al+3 प्लस 3 मोल्स ऑफ SO4-2। इसका वेंटो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो, और यहाँ पे कितना है, 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1, 5/1 इक्वल टू 5। ओके, और भी ले सकते हैं एग्जांपल, K4Fe(CN6), वो देगा 4K+ प्लस FeCN6 -4। ठीक है, तो I कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 + 1 5 बाय यहाँ पे 1, 5/1 इक्वल टू 5। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है, इजी है। टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन को हमें जस्ट डिवाइड ही करना है। ठीक है, चलो कर लो इसको। हो गया। अच्छा देखो, अभी हमने जो भी एग्जाम्पल लिया है, हमने ये मान के लिया है कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, 100% डिसोसिएशन हुआ है का मतलब क्या है, मतलब हम जितना नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं वो सारे नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सारे मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो गया है, कोई भी एक बचा नहीं है। ठीक है, 100% डिसोसिएशन हो गया है। ओके, अच्छा अभी हम क्या करेंगे, अभी ऐसा एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। तो यहाँ पे जो टर्म हम यूज करेंगे वो है हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, और इसका सिंबल क्या होता है, अल्फा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में पढ़े हुए हो, ये सब पढ़े हुए हो ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्या एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। MgCl2 डिसोसिएट होगा, क्या देगा, Mg+2 + 2Cl-। नहीं, एक काम करते हैं, पहले सिंपल वाला से लेते हैं। ठीक है, लेते हैं NaCl gives Na+ + Cl-। ओके, तो हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि हमने जितना भी मॉलिक्यूल्स ऑफ Na से लिया है वो सारे डिसोसिएशन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कितना अच्छा, ये तो पढ़े हो डिसोसिएशन फ्रैक्शन में आता है, 11 में पढ़े हो। ठीक है, वो क्या है, वो जो हमारा फुल वैल्यू है वो हमेशा 1 रहता है। ठीक है, जितना डिसोसिएट होता है, मतलब ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है हमारा अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली
हमने कितना मोल्स ऑफ NaCl लिया है। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे हम कि सब में 1 मोल लिया है, ओके, एंड अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली NaCl है 1, और क्योंकि NaCl लेंगे फिर उसके बाद जो होना ही होगा, तो स्टार्टिंग से Na+ का अमाउंट जो है 0 मोल रहेगा, Cl- का भी 0 मोल रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हुए हो, जस्ट रिवाइज कर रहे हो, ऐसा सोचो, ठीक है। 1 मोल लिए हो इनिशियली, और क्योंकि सिर्फ NaCl है, स्टार्टिंग में Na+ और Cl- प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 0 0। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, देखो हमने ये बात किया है कि सारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, ओनली फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा जो है उतना अमाउंट ऑफ जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मतलब इतना फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट हुआ है, ओके। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था 1 मोल, अल्फा मोल जो है वो भी डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 मोल था, इक्विलिब्रियम आते आते अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। अभी हमारे पास कितना प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम, हमारे पास कितना है NaCl का 1 था, अल्फा डिसोसिएट हो गया, बचा कितना 1 माइनस अल्फा, ओके, आया समझ में। नेक्स्ट अभी हमें Na+ और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन देखना है, ठीक है। देखो Na+ 1 मोल ऑफ NaCl लोगे तभी 1 मोल ऑफ Na+ निकलता है, ठीक है। अभी हमारा यूज कितना हुआ है, कितना है वो नहीं है, हमारा यूज कितना हुआ है, अल्फा मोल यूज हुआ है, किसका NaCl का। जब 1 मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट होता है वो देता है 1 मोल ऑफ Na+। जब अल्फा मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट हुआ है वो कितना Na+ देगा, अल्फा देगा, ठीक है। नेक्स्ट जब 1 मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट होता है वो देता है 1 मोल ऑफ Cl-। जब अल्फा मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट हो गया है तो वो कितना Cl- देगा, अल्फा मोल ऑफ Cl- वो देगा, ओके, हो गया सभी, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम में हमारे पास कितना प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अल्फा का वैल्यू फैक्टर का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, I = क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, यहाँ पे जो है सारे को हम ऐड करेंगे। टोटल नंबर है NaCl का 1 माइनस अल्फा, Na+ का अल्फा, Cl- का अल्फा, डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। बिफोर डिसोसिएशन हमने कितना लिया है 1 ही लिया है, स्टार्टिंग में कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू, अब माइनस अल्फा प्लस अल्फा तो कैंसिल हो गया, क्या बचा भी 1 प्लस अल्फा। सो I = कितना हुआ 1 प्लस अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये फॉर्मूला जैसे तो नहीं बोल सकते, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 में हम ले रहे हैं MgCl2, ओके। MgCl2 क्या देगा सोल्यूशन में, Mg+2 + 2Cl-। इनिशियली हमने MgCl2 का कितना मोल लिया है 1 मोल, तो इनिशियली MgCl2 लिए है ना, तो भी Mg+2 और Cl- प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। इनिशियली उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0 0। नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम, हम ये मानेंगे कि अल्फा मोल्स जो है वो भी डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। 1 मोल ऑफ MgCl2 लिए थे जिससे हमारा अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट जब 1 मोल ऑफ MgCl2 डिसोसिएट होता है तब 1 मोल ऑफ Mg+2 फॉर्मेशन होता है ना। देखो अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी हम ये अल्फा मोल ऑफ MgCl2 डिसोसिएट हो गया है, तो अभी कितना मोल ऑफ Mg+2 हमें मिलेगा, अल्फा मोल ऑफ Mg+2 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जब 1 मोल ऑफ MgCl2 डिसोसिएट होता है
2 मोल ऑफ Cl माइनस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कितना मोल ऑफ MgCl2 डिसोसिएट हुआ है, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है, तो हमें कितना मिलेगा, 1 ले रहे थे तभी 2 मिल रहा था, डबल मिल रहा था। अभी अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो कितना मिलेगा, उसका डबल, मतलब 2 अल्फा। ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी वेंटो फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। इनिशियली हमने कितना लिया था, 1। इट इम्प्लाइज I इक्वल टू कितना आएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 2। ठीक है, तो वेंटो फैक्टर का वैल्यू MgCl2 के लिए 1 प्लस 2 अल्फा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, तो अगर हम ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो सबका जो है वैल्यू वो अलग अलग आएगा। यहाँ पे लेते हैं Al2SO4O3, क्या देगा, 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2। ओके, इनिशियली कितना मोल हम लिए हैं, सब में हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 लिए हैं, तो इनिशियली आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ कंपाउंड है, कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम क्या मानेंगे कि अल्फा मोल जो है डिसोसिएट हो गया। अभी कितना बचा, 1 था, अल्फा डिसोसिएट हुआ, बचा 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट देखो, जब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डिसोसिएट होता है तब 2 मोल ऑफ Al प्लस 3 आयन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब 1 लिए हो 2 निकल रहा है, मतलब क्या, उसका डबल निकल रहा है। ठीक है, अभी कितना यूज हुआ है, अल्फा यूज हुआ है, तो कितना निकलेगा Al प्लस 3, उसका डबल, मतलब 2 अल्फा। ओके, नेक्स्ट, जब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट ले रहे हो, 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन निकल रहा है, मतलब उसका 3 टाइम्स निकल रहा है। अभी अल्फा मोल यूज हुआ है, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है, तो कितना सल्फेट निकलेगा, उसका 3 टाइम्स, कितना, 3 अल्फा। ओके, नेक्स्ट वेंटो फैक्टर निकालेंगे, I टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। पहले कितना लिए थे, 1 लिए थे, सो I इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 अल्फा होगा, माइनस अल्फा 1 माइनस 4 अल्फा। ओके, नेक्स्ट K4 FeCN6 क्या देगा, 4K प्लस FeCN6 माइनस 4। इनिशियली कितना लोगे, 1, यहाँ पे 0 0। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम अल्फा यूज हो गया, कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे 1 मोल लेते हो, यहाँ पे 4 मोल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे अल्फा यूज हुआ है तो कितना प्रोड्यूस होगा, 4 अल्फा। नेक्स्ट, 1 मोल ले रहे हो, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा यूज हुआ है, कितना प्रोड्यूस होगा, अल्फा। ओके, आई का वैल्यू क्या होगा, ऐड करो सबको, 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल स्टार्टिंग में 1, सो आई इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 4 अल्फा। ओके, आया समझ में? तो ये जो है हमारा I का वैल्यू, वेंटो फैक्टर का वैल्यू, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट के केस में चेंज होता रहता है। ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया? अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देखो, जब डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, हेडिंग में हम लिखे थे डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हो रहा है तो वेंटो फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन वेंटो फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो इंक्रीज हो रहा है, सबके केस में डिसोसिएशन होगा, मतलब ही वो इंक्रीज होगा। ओके, मिटाते हैं अभी। ये
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लेके पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लेके हमने निकाला। ठीक है, अभी हम एक जनरलाइजेशन वाला बनाएंगे। जो एक जनरल कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। मान लो हम ले रहे हैं AN, ठीक है, इसका नंबर क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो मॉलिक्यूल लिया है A, उसमें उसका N नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ये इतना प्रेजेंट है तो जब वो डिसोसिएट होगा वो क्या देगा, वो देगा N मोल्स ऑफ A। ओके, N मोल्स, N नंबर ऑफ एटम था, वो भी N ये ऑफ A देगा। ठीक है, इनिशियली कितना लेंगे, 1 स्टार्टिंग में लेते हैं, तो स्टार्टिंग में तो डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, स्टार्टिंग में कितना होगा, ये 0 होगा। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम हम कितना मानेंगे इसको, 1 माइनस कितना लेंगे, यहाँ पे कितना यूज हुआ है, अल्फा, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, जैसे वहां पे हो रहा था सेम है। नेक्स्ट चीज, 1 मोल यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे N मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना यूज हुआ, अभी अल्फा यूज हुआ, तो कितना प्रोड्यूस होगा, N अल्फा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, देखो जितना नंबर ऑफ मोल्स हमने लिया था 1 N प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब उसका N टाइम प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अल्फा यूज हुआ है तो कितना प्रोड्यूस होगा, उसका N टाइम, दैट इज N अल्फा। ओके, नेक्स्ट वैन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा बाय इनिशियली हमने कितना लिया था, 1। ठीक है, so I equal to 1 minus alpha plus n alpha. It implies, अभी हम क्या करें, हमें करना क्या है, हमें अल्फा का एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक साइड में ले आएंगे I को और एक साइड में रखेंगे हमारे अल्फा के टर्म को। सो I माइनस 1 इक्वल टू 1 यहाँ आ गया, ये क्या है, n अल्फा माइनस अल्फा। इट इम्प्लाइज I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लोगे n माइनस 1, सो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाय n माइनस 1। ठीक है, ये है हमारा जनरलाइजेशन, एक हमने बनाया है, जस्ट नॉर्मल लिया है, कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है कि ये जो जनरल एक्सप्रेशन ये है, इसको हमें रटना नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब सारी जगह में क्या है, ऐसे डायरेक्ट जनरल देके छोड़ दिया है। हमने स्टार्टिंग में इतना एग्जाम्पल इसीलिए लिया कि ये शो करने के लिए कि हमें उसके ऊपर ही डिपेंड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन जनरल इसको याद रख के, इसको रट्टा मार के हमें नहीं करना है। ये क्या है, हमारा जो फॉर्मूला निकाले हो रट्टा मारोगे भूल ही जाओगे, बट एक जनरल एग्जाम्पल लेके सारे एक्सप्रेशन को याद रखोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल, इसको लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। अभी हम क्या पढ़ा, हमने डिसोसिएशन के केस में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएशन के केस में। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, जो डिसोसिएशन था वहां पे क्या हो रहा था, जो हमारा जो मॉलिक्यूल हमने लिया था वो डिसोसिएट होके आयंस में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा था। अभी यहाँ पे एसोसिएशन में क्या होगा, यहाँ पे जो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे रैंडम फैक्टर का वैल्यू जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। देखो कॉमन एग्जांपल है CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो जब उसको हम यहाँ पे हम एक्वस नहीं ले रहे हैं, जो उसके पिछले वाले में हमने लिया था डिसोसिएशन का, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वाटर मीडियम था। यहाँ पे जो मीडियम होता है वो बेंजीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंजीन का मीडियम लोगे तो क्या होगा, ये दोनों मिलके CH3COH O2 फॉर्मेशन करते हैं, मतलब डाइमराइजेशन होता है। जो प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस का नाम है डाइमराइजेशन। ठीक है, और ये जो फॉर्म हुआ है हम उसको बोलेंगे कि डायमर फॉर्म हुआ है।
क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स थे वो अपने बीच एसोसिएट करके कुछ बना लिए। क्या बना लिए? देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही है CH3COH। नेक्स्ट आएगा CH3 और एक तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो दोनों कंबाइन कर जाते हैं और एक नया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया कितना था? 2 मोल्स, बना कितना? 1। तो ये एसोसिएट हो गया, कम हो गया, तो आई का वैल्यू भी जो है वो कम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एसिटिक एसिड ले हो, बेंजोइक एसिड लेके भी हम कर सकते हैं। ये सारे केस में डाइमराइजेशन होता है, ओके। चलो लिखो इसको। हो गया। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसका? जो बोले हमने क्या? C6H5COH। ये भी बेंजीन मीडियम है, ये भी क्या करेगा? डाइमर फॉर्मेशन करेगा, C6H5COH, ठीक है। देखो हो गया, मिटाते हैं अभी। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आएगा? दोनों ही केस में आई का वैल्यू क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, आफ्टर एसोसिएशन कितना है? नंबर ऑफ मोल 1 डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन कितना था? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन 1, नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन 2। तो यहाँ पे आई का वैल्यू हाफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हम कब एज्यूम कर रहे हैं? 100% डिसोसिएशन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ऐसा करेंगे तो I इक्वल टू हाफ आएगा, ओके। लेकिन क्या होता है ना, ये सारे जो होते हैं ये 100% इनका कुछ होता नहीं है, ठीक है। इनका क्या होता है? एक फ्रैक्शन में होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे पहले में किए थे क्या? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्या है? सिंबल अल्फा, ठीक है। तो वही लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे और वो देगा हमारा CH3COH होल ट्वाइस, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? जैसे हो रहा था वहां पे इनिशियली क्या होगा? एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स कितना लेंगे? मान लो हमने 1 लिया है, ठीक है। साथ में 2 1 ले रहे थे, यहाँ पे भी मान लो कि 1 ही लिए हैं। ये अगर 1 लिए हैं तो कितना बनेगा? इनिशियली तो कुछ नहीं बना होगा, इनिशियली 0 एट इक्विलिब्रियम। जैसे वहां पे कर रहे थे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने 1 मोल लिया है और 1 लिया है और वहां से अल्फा पोर्शन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अल्फा तो हमारा क्या है? डिग्री ऑफ फ्रैक्शन है, तो 1 ही मैक्सिमम होता है, अल्फा फ्रैक्शन में आता है। तो 1 लिए थे, अल्फा डिसोसिएट हुआ, ओके। अब पोर्शन है कि कितना बना? जब 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे या 2 मोल्स ले रहे थे रिएक्टेंट में, तो अभी हमारा एसोसिएशन के बाद कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। अगर हमने अल्फा मोल्स लिया है तो कितना बनेगा? देखो 2 मोल्स लिए थे, 1 बना, मतलब हाफ हो गया। अभी अल्फा मोल यूज हुआ है तो कितना बनेगा? उसका हाफ, मतलब अल्फा बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आई का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना भी प्रेजेंट है? टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। और बिफोर एसोसिएशन कितना लिए है? हमने 1 लिया है, दैट इज इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा बाय 2,
ठीक है। तो ये जो निकला हमारा वो क्या है, आई का वैल्यू है। लेकिन ये भी जो वैल्यू है वो सब में चेंज होगा, क्योंकि डाइमर फॉर्म हो रहा है इसलिए बाय 2 हुआ है। अगर ट्राइमर फॉर्म होता है, ट्राइमर मतलब यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। उस केस में क्या होता, 3 से 1 बना तो यहाँ पे अल्फा बाय 3 रहता है। ठीक है, तो सिर्फ डाइमर के केस में ये है। तो हमें कुछ भी इन जनरल नहीं करना है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर ही हमें निकालना है। ओके, चलो लिख लो, फिर जनरल का लिखेंगे। हो गया? अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, AN नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। एसोसिएशन मतलब Na लेंगे, वो देगा An। पहले हमने An लिया था, वो डिसोसिएट होके n नंबर ऑफ A एटम दे रहा था, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन करना है तो n नंबर ऑफ A लेना है एटम, वो हमें कंबाइन करके An देगा। ठीक है, उसी तरह स्टार्ट करेंगे। इनिशियली क्या लेंगे हम, जैसे सब में ले रहे थे 1, और इनिशियली तो प्रोडक्ट हमेशा 0 ही रहता है। नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम, हम अभी क्या मान के चल रहे हैं कि 1 लिए हैं और अल्फा यूज हो गया। अल्फा यूज हो गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा बचा। ठीक है, देखो जब हमने यहाँ पे n मोल ऑफ A लिया तभी 1 मोल ऑफ A बना। ठीक है, समझ में आ रहा है, जब हमने n मोल लिया तभी 1 मोल बना। ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय n हो गया, n लिए थे डिवाइडेड बाय n हो गया, 1 मोल बना। अभी कितना यूज हुआ है, अल्फा यूज हुआ है, तो कितना बनेगा, डिवाइडेड बाय n होगा, मतलब अल्फा बाय n। बस यही पॉइंट को समझने की जरूरी है। ठीक है, बाकी सब हो ही जाएगा। हो गया। नेक्स्ट आई का वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना ऐड करो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन हमने कितना लिया है, 1 लिया है। ठीक है, इट इम्प्लाइज आई माइनस 1 है मतलब कुछ नहीं है, लिख लेते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। इट इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, अभी i और 1 को एक साइड में ले आएंगे, जैसे पहले लाए थे i माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, अल्फा बाय n माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा कॉमन लेंगे, 1 बाय n माइनस 1 हो गया। ओके, इट इम्प्लाइज हम क्यों कर रहे हैं, जैसे पहले हमने अल्फा का वैल्यू निकाला था, अभी भी वैसे निकालेंगे। सो अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 बाय 1 बाय n माइनस 1। ये है हमारा एक जनरलाइजेशन जिसको हमें रटना नहीं है। ठीक है, अगर किसी केस में डायरेक्ट गिवन नहीं है और उस केस में हम उसको यूज करेंगे, नहीं तो अगर कंपाउंड पता है तो हम उसको डायरेक्ट भी इजीली निकाल सकते हैं। ओके, चलो लिखो, हो गया। नेक्स्ट चीज, हम क्यों ये सब स्टार्ट किए, हमने ये स्टार्ट इसलिए किया कि हमारा जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो हमारा क्या जो ओरिजिनल मतलब कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे वो डिफर किया, इसलिए ये सारा चीज आया। किसके केस में डिफर किया, इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिफर किया, जो आइदर एसोसिएट हो रहे हैं सॉल्यूशन में जाके या फिर डिसोसिएट हो रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है चेंजेस। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो क्या है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जो कैलकुलेटेड जो है मतलब वो ओरिजिनली कितना हम ले, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन हम कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में जितना लिए है डिसोसिएशन और
हमने स्टार्टिंग में जितना लिया है उसी को एज्यूम करके हमारा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आया था, ठीक है। लेकिन डिफर हुआ, मतलब हमारा जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा ये। नेक्स्ट, हमने जो वेंटम फैक्टर निकाला था आई, वो कैसे निकाला था? आई का वैल्यू क्या बोले थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आई क्या होगा? हम क्या ले रहे थे पहले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब न्यूमरेटर में हमारा रहेगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। वो क्या होगा? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, लिख लो। हो गया? तो अभी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था उसका फॉर्मूला क्या था। फर्स्ट वन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या था? दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होगा भी, ठीक है। किसके केस में होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जो हमने लास्ट 4 क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? आई इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो क्या था हमारा फॉर्मूला? वो हमारा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ओके। ये अभी भी होगा किसके केस में? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, मतलब जो डिसॉल्व होने के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं करते, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो क्या होगा? आई जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता। नेक्स्ट, नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला था? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अभी भी होगा किसके केस में? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटू आई आ जाएगा, वेंटर फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था फॉर्मूला? पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। अभी भी वही रहेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में वेंटर फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दीज आर आवर न्यू फॉर्मूला फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। और लास्ट 4 क्लास में हम जो पढ़े हुए हैं वो है हमारा किसका? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। पूरा क्लियर है? चलो लिखो इसको। ओके, मिटाते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल लेंगे पहला क्वेश्चन। उससे लिखो
highest boiling point is found in bit A 0.1 m NaCl, bit B 0.1 m MgCl2, bit C 0.1 m AlCl3, D 0.1 m Al2SO4O3। ठीक है, देखो क्या होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हमें पहले ये चेक करना हमारे लिए जरूरी है कि हमें जो बॉइलिंग पॉइंट जो हाईएस्ट होगा, जो कंपैरेटिव वैल्यू निकलेगा वो किस चीज के ऊपर बेस करके निकलेगा। ठीक है, वो बेस करके निकलेगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, अगर हमारे पास जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, हमें पहले चेक करना होगा वो क्या कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बना रहे हैं इन द सॉल्यूशन, क्या आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहाँ पे सारे जो है वो डिसोसिएट ही करते हैं। ठीक है, जो NaCl है वो क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बना 2। MgCl2 क्या देगा, Mg प्लस 2 Cl माइनस 2 Cl माइनस। अच्छा, लिख लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन होगा। Na प्लस Cl माइनस, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल हुआ 2। MgCl2 क्या देगा, Mg प्लस 2 Cl माइनस, कितना हुआ 3। AlCl3 क्या देगा, Al प्लस 3 Cl माइनस, टोटल कितना हुआ 1 प्लस 3 4। ये क्या देगा 2Al प्लस 3 SO4 माइनस 2, टोटल कितना हुआ 5। तो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट वो हमारा क्या नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे इसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो रहा है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 0.1 m एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 m NaCl, 0.1 m BaCl2, 0.1 m क्या लेंगे, वही ले लेते हैं AlCl3, 0.1 m Al2SO4O3। ओके, करना क्या है, हमें इलेक्ट्रोलाइट है सारा दिख रहा है, तो हमें पहले क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब सोल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो रहा है उसको निकालना है। ठीक है, NaCl क्या है, वही है Na प्लस Cl माइनस, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है 2। नेक्स्ट BaCl2, Ba प्लस 2 Cl माइनस, कितना हुआ टोटल 3। AlCl3, Al प्लस 3 Cl माइनस, ठीक है, कितना हुआ टोटल 4। यहाँ पे 2Al प्लस 3 SO4 माइनस, टोटल कितना हुआ 5। 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। पार्टिकल्स हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन से डायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स ऑफ द सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसका ज्यादा है, चेक करो, इसका ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर आ रहा है 5। ओके, नेक्स्ट चीज फ्रीजिंग, हमने क्या पूछा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट।
फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से समझने की कोशिश करो। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है सोल्यूशन में उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा, ठीक है, ज्यादा डिक्रीज करेगा। हाईएस्ट किसका है, इसका हाईएस्ट है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिक्रीज करेगा। ज्यादा डिक्रीज करेगा मतलब क्या है, मतलब लिख लेते हैं हाईएस्ट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट डिक्रीज और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोएस्ट रहेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिक्रीज हुआ है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका लोएस्ट होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, किसका कम है यहाँ पे 2, NaCl का कम है, इसका लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें सबसे कम है, मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम डिक्रीज करेगा सोल्यूशन का, ठीक है, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। आ रहा है समझ में, कम डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होगा, वो होगा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा आंसर निकलेगा 0.1 m NaCl, ठीक है, आया समझ में। ये बॉइलिंग पॉइंट का तो डायरेक्ट हो जा रहा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो एग्जाम में भी यही ज्यादा आता है, ठीक है। चलो लिखो, हो गया क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं नंबर 3, वही फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं KCl, C6H12 O6 N2SO4 K2SO4, चारों हमारे पास ऑप्शन है। हमें क्या पूछा है, विच पोजेस मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, विच पोजेस मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ओके। फर्स्ट KCl सॉल्यूशन में जाएगा, क्या देगा K++ Cl-, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ 2। C6H12O6 वो डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता ग्लूकोज, ठीक है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी नहीं होता इसका, तो जितना लिए हो उतना ही निकलेगा, 1 लिए हो ये 1 ही निकलेगा, ओके। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट 2Al+3 3SO4 -2, टोटल कितना हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 सोल्यूशन में। नेक्स्ट K2SO4 2K+ SO4 -2, 2 + 1 सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 3, ओके। अभी क्या करना है, अभी देखेंगे कि मैक्सिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका है। मैक्सिमम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका होगा, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा किसमें है, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है इसका मतलब इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेस होगा, जो कम होगा वो ज्यादा कम होगा, ठीक है। अगर डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम हो रहा है, इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम रहेगा, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। ये है हमारा
लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाईएस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली, अभी क्या करेंगे, लोएस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसका है, कम 1 में। ठीक है, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इसका कम है। इसका लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम डिक्रीज करेगा, इन चारों के कंपैरिजन में सबसे कम डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो कम हो रहा है, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, और जो मैक्सिमम है वो है हमारा ग्लूकोज का। ओके, चलो लिखो। ओके, मिटाते हैं।